टुडेज टॉपिक्स आर कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड्स। तो कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड तीन तरह के होते हैं। एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस, एक होता है कोरिलेशन एनालिसिस और तीसरा होता है साइक्लिक एनालिसिस। इनके नाम ही याद रखो, ज्यादा इसमें से कुछ आता नहीं है फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये जो तीनों मेथड है ये हम किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़े जाते हैं वहां पर। ठीक है, बस नाम याद रखना, कई बार आ जाएगा which of the following is causal forecasting methods. So we have regression analysis, correlation analysis and cyclic analysis. नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज मॉडल, जिसमें आता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। टाइम सीरीज मॉडल में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। A simple moving average combines the demand data from several of the most recent periods. The average, their average being the forecast for the next period. अब बेसिकली हम करते क्या है सिंपल मूविंग एवरेज में? सिंपल मूविंग एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ओल्ड डिमांड्स फॉर लास्ट 10 periods. Old demands for last 10 periods divided by number of periods used in moving average. Number of periods used in moving average. ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो समेशन t इक्वल टू 1 to n d of t divided by n, where d of t is a demand up to period n. So it will be equal to d1 plus d2 plus d3 plus up to dn divided by n. ठीक है, तो जो टाइम इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम, t इज इक्वल टू 1 इज ओल्डेस्ट पीरियड, और जो t इक्वल टू n ले रहे हैं हम, it is most recent period. T equal to 1 to t equal to n. Most recent period and most oldest period. ठीक है, तो अगर हम और ज्यादा पीरियड लेते रहेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। सेंसिटिविटी decreases as n increases. Sensitivity decreases as n decreases. ठीक है, अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है वो इतना सही नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखो द क्वेश्चन देखो, अब द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर पास्ट 6 months। मंथ है जनवरी में 200 है, फरवरी में 300 है, मार्च में 200, अप्रैल में 400, मई में 500 और जून में 600। अब इसने बोला है फोरकास्ट द डिमांड फॉर जुलाई। 6 month मूविंग एवरेज, 3 months मूविंग एवरेज, 2 months मूविंग एवरेज। तो पहले हम करेंगे 6 month मूविंग एवरेज। 6 months मूविंग एवरेज। देखो आप क्वेश्चन कैसा निकालना है, ऑब्जेक्टिव भी इसी टाइप का आएगा। जितने 6 के 6 इनको ऐड कर दो, 200 प्लस 300 500 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए हमारे 6। तो दिस विल बी अवर 367। तो हमारा जुलाई का फोरकास्ट कितना आया जुलाई का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 month का और इधर लिखेंगे जुलाई का फोरकास्ट। इधर हम करेंगे 3 months का और इधर हम लिखेंगे 2 months का। अभी हम इन तीनों को कंपेयर भी करेंगे कैसे कैसे होता है। तो ये आ गया हमारा 367। दूसरा मेथड जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम 3 month मूविंग एवरेज। 3 month मूविंग एवरेज। 3 month मूविंग एवरेज में हम कौन से लेंगे, फर्स्ट 3 वाले लेंगे कि लास्ट 3 वाले लेंगे? हम लास्ट 3 वाले लेंगे। उसका रीजन ये है कि ये मोस्ट रिसेंट पीरियड है। Until unless it is mentioned, आपको वही ले रहे हैं। 400 प्लस 500 प्लस 600 और कितने पीरियड है हमारे 3 months में 3, तो ये हमारी वैल्यू होती है 500। तो 3 months में आप देखेंगे
500। लास्ट हमारा रह गया 2 मंथ मूविंग एवरेज। 2 मंथ मूविंग एवरेज। 2 मंथ मूविंग एवरेज में हमारा आ जाता है 600, 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2। So this will be 1100 by 2. This will be 550, 550। अब आप इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं कि 6 मंथ मूविंग एवरेज में हमारी जो नेक्स्ट फोरकास्ट थी जुलाई की, वो सबसे ज्यादा करीब जो आई वो आई इस वैल्यू के करीब। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की आई हमारी 500 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ मूविंग और 2 मंथ मूविंग एवरेज में बिल्कुल हमारी, और ये जो हमारी ट्रेंड दिखा रहा है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो दिस इज अवर, हमारी जो सबसे अच्छी वैल्यू है वो ये मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज मोर क्लोजर टू द रीसेंट वैल्यू। जनरली ये ट्रेंड होता है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, बट जनरली द वैल्यू विच इज मोर क्लोजर टू द रीसेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वेटेड मूविंग एवरेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम वेट देते हैं एक नए डाटा को। तो इसको हम लिखेंगे WMA इक्वल टू summation of t equal to 1 to n WT मल्टीप्लाई बाय DT। WT होगी वेट फैक्टर। ठीक है, वेट फैक्टर फॉर पीरियड, एंड DT होगी डिमांड फॉर दैट पीरियड। इधर लिख देता हूं मैं, WT इज relative weight for data for a period T। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि वेट की वैल्यू कितनी रहती है। जो वेट है WT लाइज बिटवीन 1.0 एंड 0। WT लाइज बिटवीन 1.0 एंड 0। बेसिकली ये परसेंटेज टाइप बताता है कि कितना वेट हमने देना है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर फोर्थ पीरियड, what is the forecast for fourth period according to given data, according to given data। डेटा देख लीजिए आप, यहां आ जाएगा पीरियड, यहां आ जाएगी एक्चुअल डिमांड, एंड यहां आ जाएगी वेटेज। पीरियड आ जाएगा हमारा 1, 2 और 3। एक्चुअल डिमांड आएगी 105, 108 एंड 112। इसकी वेटेज हमने दी है 0.1, इसकी दी है 0.3 और इसकी दी है 0.6। ठीक है, तो हमें फोर्थ पीरियड की निकालनी है, हमें फोर्थ पीरियड की निकालनी है। ठीक है, अभी हम निकालेंगे f of 4, फोरकास्ट फॉर द पीरियड 4। सो F4 विल बी इक्वल टू, इनकी जो डिमांड है उसको उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 108 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 112 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो ये जब सारा हमारे पास आ जाता है नंबर, ये बनता है 10.5, दिस इज 32.4 प्लस 67.2, इट इज इक्वल टू 110.1। So this is our forecast for the fourth period using simple moving, using weighted moving average। ठीक है, अब अगर इसी सवाल को हम निकालेंगे, वेट को अगर हम अलग कर दें, वेट को 6 वेट को हम दे दें, इसको 105 को 0.1 दे दें 112 को, तो हमारे फोरकास्ट, अलग फोरकास्ट क्या आएगा, वो फोरकास्ट आएगा 0.1 इंटू 112, ये सेम रहेगा 108.3, 108 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 105 इंटू 0.6। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है 108.33। आप यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला फोरकास्ट है और ये वाला फोरकास्ट कंपेयर करेंगे, इट इज मोर क्लोजर टू द सेकंड पीरियड एंड इट इज मोर क्लोजर टू द पीरियड 3 F4। ये डिफरेंस पता चल जाएगा आपको।
सॉरी दिस इज नॉट 108.33, ये आता है हमारा 106। इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो फोरकास्ट है ये आता है 106.6, 106.6। तो आप देखोगे ये फर्स्ट पीरियड के पास जो है वो ज्यादा आ रहा है rather than लास्ट पीरियड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अवर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फोरकास्टिंग में क्या होता है हमारा, हम फोरकास्ट निकालते हैं अगले पीरियड की। इसमें हम फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं, विल टेक रेड, फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड इक्वल्स अल्फा इनटू एक्चुअल डिमांड फॉर मोस्ट recent period plus 1 minus alpha multiplied by demand forecast for most recent period. Demand forecast for most recent period. f of t equal to alpha d of t minus 1, demand for previous period, plus 1 minus alpha f of, this is alpha not 2, f of t minus 1, where alpha lies between 1.0 and 0.0। अल्फा को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, एफ टी इज इक्वल टू, अल्फा वाली टर्म एक साइड कर लो और बाकी अलग कर दो, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1, दोनों फॉर्मूले सही है, दोनों ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, प्लस अल्फा डी ऑफ टी माइनस 1 माइनस एफ ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, तो वेयर एफ ऑफ टी माइनस 1 क्या है, डिमांड फोरकास्ट फॉर द मोस्ट रिसेंट पीरियड, वेयर एफ ऑफ टी माइनस 1 is demand forecast for most recent period, and dt minus 1 क्या होगा, dt minus 1 will be actual demand for most recent period, actual demand for most recent period, actual demand for most recent period, and ft क्या होगा, what will be ft, ft will be equal to forecast demand for next period, forecast demand for next period, ठीक है, forecast demand for next period। if अल्फा की वैल्यू लार्ज होगी, if alpha is large, alpha is more, it means more weightage to recent या last year's actual demand, recent को मिटा देंगे हम। ठीक है, more weightage is given to last year's actual demand। ठीक है, as the data gets older the weightage in the forecast keeps on decreasing, जितना डाटा ओल्ड होगा उतनी हमारी जो वेटेज है या अल्फा की वैल्यू है, ठीक है,
if alpha is smaller, there will be smoothing effect. There will be smoothing effect. इसको हम कहते हैं smoothing effect. That is balanced is achieved between actual demand and forecast value. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है. नेक्स्ट आती है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड एन, नंबर ऑफ पीरियड्स. ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये. ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स n प्लस 1. अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स n प्लस 1. नेक्स्ट जो है इसमें डेफिनेशन आती है सीजनल इंडेक्स. सीजनल इंडेक्स इट इज इक्वल टू डिमांड, कितनी डिमांड है, डिवाइडेड बाय सेंट्रल मूविंग एवरेज. सेंट्रल मूविंग एवरेज, इट इज डिमांड डिवाइडेड बाय सेंट्रल मूविंग एवरेज. सो दिस इज अवर टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे थे और जिसका है हमारा फोरकास्टिंग रिलेटेड टॉपिक, और जिसपे हम आगे फोरकास्टिंग टेक्निक जो हम पढ़ रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है दैट इज अवर इन्वेंटरी कंट्रोल. व्हाट इज इन्वेंटरी कंट्रोल? इन्वेंटरी कंट्रोल. सो व्हाट इज इन्वेंटरी एंड व्हाट इज इट्स कंट्रोल? कैसे डिफाइन करेंगे हम इन्वेंटरी को? इन्वेंटरी इज known as raw material in finished or semi-finished form. Finished, semi-finished. ठीक है, इन सब चीजों को हम इन्वेंटरी कहते हैं. जो भी हमारा प्रोसेस करने के दौरान जो चीज होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल. ठीक है, अब इन्वेंटरी कंट्रोल में हम करते क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज स्टॉक इन हैंड. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक इन हैंड. ठीक है, ये डेफिनेशन में कई बार पूछते हैं व्हाट इज स्टॉक इन हैंड, इट इज इन्वेंटरी. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी कंट्रोल? व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी कंट्रोल? उसका रीजन ये होता है कि जब हमें कोई चीज अगर होल्ड करनी है, जैसे हमें कोई इन्वेंटरी होल्ड करनी है, अब होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला तो पैसा चाहिए, मनी. पैसा कैसे चाहिए? हमारे पास एक वेयर हाउस होगा. ठीक है, एक वेयर हाउस होगा. अब वेयर हाउस में हमने सामान रखना है. ठीक है, उसके लिए हमें एक स्टोर कीपर चाहिए. ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस चाहिए, जो स्टोर कीपर ही करेगा, उसका भी खर्चा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए बंदा. तो हर चीज की एक कॉस्ट होती है जो इसमें ऐड ऑन हो जाती है. तो जब भी हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो मनी हैज टू बी स्पेंड इन मेंटेनिंग इट. दूसरी बात यह है कि जो चीज आपकी पड़ी हुई है, इट ब्लॉक्स योर वर्किंग कैपिटल. इट ब्लॉक्स योर वर्किंग कैपिटल. इट ब्लॉक्स योर वर्किंग कैपिटल. और थर्ड पॉइंट है कि अगर डिजाइन ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो जाए. स्पेलिंग क्या है ऑब्सोलीट क्या है? इफ डिजाइन इज ऑब्सोलीट, ठीक है, इट गेट्स ओल्ड और ऑब्सोलीट. चलो ठीक है, इफ डिजाइन गेट्स ऑब्सोलीट, होल इन्वेंटरी इज गार्बेज. इन्वेंटरी जो है इट कन्वर्ट्स इनटू गार्बेज. गार्बेज का कोई यूज होता है? कोई यूज नहीं होता. तो वैसे भी हमारी कंपनी में जब हम जाएंगे तो अगर हमारा डिजाइन चेंज हो गया तो हमारी जो सारी की सारी इन्वेंटरी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू गार्बेज. कोई फायदा नहीं उसका, इट इज ए टोटल गार्बेज. उसकी जीरो वैल्यू हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन इन्वेंटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन इन्वेंटरी. टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन इन्वेंटरी. किस तरह इन्वेंटरी को स्टडी करते हैं, किस तरह उसको क्लासीफाई करते हैं वो टाइप्स में.
पहली टाइप आती है अनसर्टन मॉडल्स। अनसर्टन मॉडल्स, अनसर्टन मॉडल्स में हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, एक आता है पी सिस्टम, ठीक है, दूसरा आता है क्यू सिस्टम। इसमें अनसर्टेनिटी रहती है, कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए और कितनी हमें नहीं चाहिए। पी सिस्टम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पीरियड सिस्टम। पी सिस्टम इज नोन एज पीरियड सिस्टम एंड क्यू सिस्टम इज नोन एज क्वांटिटी सिस्टम। क्यू सिस्टम इज नोन एज क्वांटिटी सिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे। पी सिस्टम में क्या होता है, इन पी सिस्टम the period after which fresh order has to be planned will be same but quantity will change। इसमें टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम पीरियड इज सेम बट क्वांटिटी चेंज्ड, क्वांटिटी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल मैं 10 पीस मंगाता हूं कोई भी XYZ फर्नीचर के, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैं 10 पीस मंगाता हूँ, ठीक है। तो मैं कब मंगाता हूँ, मैं मंगाता हूँ 1 महीने बाद, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ आई प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 10 पीस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द फैक्ट्री। नेक्स्ट मंथ मैं क्या करता हूँ, मैं 8 पीस मंगाता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ मैं क्या करता हूँ, मैं 12 पीस मंगाता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती जा रही है, तो मेरा जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा पीरियड सिस्टम या पी सिस्टम। देन देयर इज क्यू सिस्टम विच इज नोन एज क्वांटिटी सिस्टम। क्वांटिटी इज सेम, quantity is same but time period fluctuates, but time period fluctuates, but time period fluctuates, ठीक है। सपोज चाहे जितने भी, जब भी मैंने पीसीस मंगाने हैं, मैं 10 पीस फर्नीचर ही मंगाऊंगा, मैं कभी 20 या 10 पीस, ठीक है। हो सकता है ये 1 मंथ के बाद मंगाए हो, ये 3 मंथ्स के बाद मंगाए हो, ठीक है। ऑर्डर मैंने 3 महीने के बाद दिया, तो 10 पीस 10 पीस 10 पीस ऐसे चलेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर क्यू सिस्टम। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता था ये, तो वो भी न्यूमेरिकल कभी कभी आए हुए, दैट टू इन मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है। इट इज अनसर्टेन मॉडल्स, देयर आर पी सिस्टम एंड क्यू सिस्टम। पी इज द पीरियड सिस्टम इन विच द टाइम पीरियड इज सेम बट द क्वांटिटी इज चेंज्ड। इन क्यू सिस्टम द क्वांटिटी रिमेन सेम बट द टाइम पीरियड फ्लक्चुएट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो मॉडल जो हमने पढ़ने हैं, वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। और जो थर्ड है हमारे पास वो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आएगा तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ही आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स जो है उनके क्वेश्चंस के साथ डेटा काफी होता है, प्लस कुछ टेबल्स वगैरह भी हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई डू वी इन्वेंटरी कंट्रोल विद सच टाइप ऑफ मॉडल्स। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं, वो बेसिक चीज़ें जो हमें इन्वेंटरी कंट्रोल में चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते हैं और वो क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इन्वेंटरी प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ मच टू ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेंटरी का, कि हमें कितना माल या कितना रॉ मटेरियल या कितना फिनिश्ड माल जो भी आपको चाहिए, हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इन्वेंटरी, ठीक है। दूसरी चीज जो है, कुछ एजम्पशंस होती है, देयर आर सम एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशन इज दैट, ठीक है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड and various costs and various
कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट आर नोन विद सर्टेनिटी, नोन विद सर्टेनिटी, ये हमें पता होता है कितने पैसे खर्च होंगे, नोन विद सर्टेनिटी। सेकंड, वी कंसिडर सिंगल टर्म and multi-term models, multi-term models, single piece and multi-piece model. Ordering quantity is known as economic order quantity, EOQ. EOQ stands for economic order quantity. ठीक है, ठीक है, दिस इज अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डिमांड हमें नोन होती है, डिमांड रेट कांस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट, डिमांड रेट इज कांस्टेंट, डिमांड रेट इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर आर नो शॉर्टेजेस एंड बैकलॉग्स, नो शॉर्टेजेस एंड बैकलॉग्स। ओके, फिर आता है लीड टाइम इज कांस्टेंट, लीड टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हम कुछ कॉस्ट के बारे में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पहली आती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको हम रुपीज सी पर यूनिट से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड आती है हमारी ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सीओ, रुपीज सीओ पर ऑर्डर। थर्ड इज अवर कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। इट इज डिनोटेड बाय रुपीज सीसी पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, फिर आती है कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस। समटाइम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो इंक्लूडेड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं सी सी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर आई इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सी इज द यूनिट प्राइस, सी इज द यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, आई इज द इंटरेस्ट रेट, आई इज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फिर एक और कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं शॉर्टेज कॉस्ट। एक और कॉस्ट होती है, वो होती है शॉर्टेज कॉस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं सी एस से, शॉर्टेज कॉस्ट इज। ठीक है, जो हमारा डिटरमिनिस्टिक मॉडल है उसमें से ये सारी कॉस्ट यूज होती हैं। जो पहला मॉडल है हम उसको कहते हैं विल्सन हैरिस मॉडल, विल्सन हैरिस मॉडल। ठीक है, तो विल्सन हैरिस मॉडल क्या रहता है, विल्सन हैरिस मॉडल में हम कुछ चीजें निकालते हैं। जो मेन चीज हमने निकाली होती है वो हमने निकाली थी ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे हम एक ग्राफ सा बना लेते हैं, चेंज द कलर, थोड़ा रंग करें। यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इन्वेंटरी ऑर्डर कर लेते हैं, दिस इज इन्वेंटरी ऑर्डर। ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट क्यू, क्यूज हम जा रहे हैं नीचे, फिर यहाँ से स्ट्रेट ऊपर, फिर नीचे, फिर स्ट्रेट ऊपर, फिर ऐसे। ये इस पैटर्न में हमारे पास चलती रहती है। यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज
इन्वेंटरी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू Q/2, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। अब हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इज इक्वल टू डी पर ईयर, एनुअल डिमांड इज इक्वल टू डी पर ईयर, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू C0, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू CC, एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं कुछ फॉर्मूले। पहला आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, इट इज इक्वल टू D/Q, डिमांड अपॉन क्वांटिटी ऑर्डर। सेकंड जो आता है एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट इट इज इक्वल टू D/Q मल्टीप्लाई बाय C0। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ द सिस्टम, एवरेज inventory of the system is equal to Q/2. Annual inventory carrying cost, annual inventory carrying cost, annual inventory carrying cost is equal to Q/2 multiply by CC, ठीक है। फिर आती है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डी एनुअल ऑर्डर कॉस्ट D/Q मल्टीप्लाई बाय C0 प्लस Q इंटू CC/2, इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ जो है इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स D/C0 डिवाइडेड बाय CC। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। एंड Q इज अवर EOQ, EOQ इज अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। मिनिमम टोटल कॉस्ट, मिनिमम टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स D/C0 इंटू CC, 2 टाइम्स D इंटू C0 इंटू CC, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कर्व भी बना लेते हैं जो काफी बार पेपर में आ रखा है। दिस विल बी अवर कर्व। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारा कॉस्ट और यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहाँ से एक ऐसे जाएगी। दिस इज अवर ऑर्डरिंग कॉस्ट C0, दिस इज अवर कैरिंग कॉस्ट। ये क्वेश्चन, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। और यहाँ पे इन दोनों को ग्राफ को मिला के एक ऐसे ग्राफ बनेगा। दिस विल बी अवर टोटल कॉस्ट। और ये जो इसका लो एंड है ग्राफ का, ये यहाँ से होके जाता है और ये यहाँ पे मिलेगा। दिस विल बी लोएस्ट टोटल कॉस्ट एंड दिस विल बी अवर Q*। ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अवर EOQ मॉडल और विल्सन हैरिस मॉडल, जिसको हम ज्यादातर निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारा लीड टाइम जो होता है, लीड टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे एक और assumption जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टेंटेनियस रेप्लेनिशमेंट। जैसे ही मटेरियल आया हमने कंज्यूम कर लिया। दिस इज द नियर ऑप्टिमम और EOQ मॉडल, ठीक है, इसको हम कहेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट मॉडल। वैसे तो 9 मॉडल्स हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हमारा रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले हम करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के
विद शॉर्टेज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डिमांड, वो 2-4 कर लेंगे, वो एक्स्ट्रा है बट पेपर तक इतना ही काफ़ी है, इतने में ही सवाल जो है आपका बन जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज तो है नहीं, स्टेट जेई और एई एग्जामिनेशन में यही तक आता है। ठीक है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा 7 QC टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो इतना है। थैंक यू।